बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। यहाँ हम उस समय की बात करेंगे जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी और क्या क्या अब तक स्थितियाँ बदली हैं, क्योंकि एक इतिहास को जानना भी बड़ा ज़रूरी है और इतिहास को हम जब जानते हैं तो उसके माध्यम से हम परिवर्तन को जान पाते हैं कि अब हमारी स्थिति कहाँ है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, इन प्रश्नों को जानना है, उसके बाद हम विस्तृत रूप से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा एक प्रश्न है, भारत में पहली आधुनिक इस्पात कंपनी कौन सी थी। बाद में इनके प्रश्नों के जवाब हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफिंग रूप से आप प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में भारत मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यातक बन गया था। ये इसके ऑप्शन है। उसके बाद देखिएगा, औपनिवेशिक काल में भारत से निर्यात अधिशेष का मुख्य उपयोग किसके लिए होता था। यानी भारत से जो निर्यात अधिशेष हो रहा था उस समय, यहाँ औपनिवेश शब्द आ रहा है, उसका क्या मतलब है उसको भी हम टॉपिक के अंदर जानेंगे। और निर्यात अधिशेष क्या है, किन वस्तुओं का निर्यात अधिशेष होता है। एक बार हम प्रश्नों की देखें, बहुत से प्रश्न वीडियो के अंतर्गत और भी मैं आपके सामने रखूंगा। मुख्य रूप से हम बात करें, फिर औपनिवेशिक काल में भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। यहाँ ये डेटा के रूप में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, क्या है स्थायी बंदोबस्त, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखें, ब्रिटिश शासन में भारत में उद्योगों का विकास धीमा था। ये कथन है, कारण अंग्रेज भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार वस्तुओं का बाजार बनाना चाहते थे। ये प्रश्न जो कथन और कारण पर आधारित है, क्या इसका सही जवाब होगा, इसका मतलब क्या है, उन पर भी बात करेंगे। देखिए, कथन और कारण का, रेलवे ने भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया, ये कथन है। और कारण है, रेलवे ने कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान बना दिया। क्या उस समय रेलवे की स्थापना हुई। और व्यवसायीकरण क्या है, किस प्रकार से इसको बढ़ावा मिला, और कच्चे माल तक बंदरगाहों तक पहुंचाने का क्या उद्देश्य रहा है, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप प्रश्न देखिएगा, भारत के औपनिवेशिक शोषण का प्रमुख साधन क्या था, किस प्रकार से औपनिवेशिक शोषण किया गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। वापस यही शब्द आ रहा है बार बार, औपनिवेश है क्या, इनकी आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सड़कों का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या ग्रामीण विकास के लिए किया गया था, या सेना और व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, या शिक्षा के लिए। उसके बाद देखिएगा, भारत का आधे से अधिक व्यापार किस देश के साथ था। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो के अंत के बाद इन प्रश्नों का हल आप जवाब कमेंट बॉक्स में आवश्यक दर्ज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनका जवाब मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंतर्गत भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम रखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आवश्यक रूप से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे हम देखें, इसमें आज का जो हम बात कर रहे हैं कि औपनिवेशिक काल में किस प्रकार से था। सबसे पहले हम हिस्ट्री को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। यहाँ अंग्रेज़ों को लेकर हम बात करें कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक चार्टर दिया था, एक आदेश, एक अनुमति प्रदान की थी 1600 के बाद। हम देखें 1608 में अंग्रेज व्यापारी है वो पहली बार भारत के जो सूरत जो पोर्ट है उस पर पहुंचे थे। और 1615 में उस समय मुगल जो सम्राट थे जहांगीर से व्यापार करने की उन्होंने अनुमति प्राप्त की थी। इस प्रकार हम ये देखें कि अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ व्यापारी के रूप में भारत में आए थे। एक हम इतिहास, एक भूमिका यहाँ तैयार कर रहे हैं किस प्रकार से, फिर हम इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, भारत में अंग्रेजों का स्थायी शासन, जहाँ व्यापार की को लेकर भारत में आए थे, लेकिन कहाँ जाकर वो स्थायी शासन स्थापित हुआ, ये देखिएगा। अंग्रेजों का व्यापार धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल गया था। आपको ध्यान में होगा 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की यहाँ हार हुई थी। बंगाल एक महत्वपूर्ण, उस समय एक महत्वपूर्ण भारत का हम देखिए क्षेत्र था, जहाँ अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1757 में जो एक प्लासी का युद्ध था, अंग्रेज़ों का भारत में राजनीतिक प्रभुत्व यहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद आप देखिएगा, एक और युद्ध की चर्चा की जाती है 1764 का, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का मतलब है राजस्व वसूली। राजस्व वसूली का मतलब है एक प्रकार से इनकी आय प्राप्त होना। एक तो वो व्यापार के माध्यम से आय प्राप्त कर रहे थे, दूसरा दीवानी के रूप में यानी राजस्व के रूप में, यानी उस क्षेत्र पर उनकी हुकूमत स्थापित हो गई थी। वहाँ के किसानों से वो आय प्राप्त करते थे, राजस्व वसूल करते थे।
तो ये इस आय एक और जरिया उनका हो गया था, इससे अंग्रेजों का शासन स्थायी रूप से स्थापित होता है। इतिहासकार यहाँ प्राय 1757 से 1765 को भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत मानते हैं। यहाँ से जड़ें मजबूत होती गई और एक वक्त था 15 अगस्त 1947 को, जहाँ ये हम देखें कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। लगभग 190 वर्षों तक अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन भारत में रहा। तो ये एक भूमिका, एक इतिहास हमने तैयार किया है। यहाँ हम देखेंगे कि वहाँ से लेकर जहाँ 1608 में पहला कदम यहाँ रखा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, यहाँ से शासन स्थापित होता है, और 1947 के इस दौरान भारत में क्या क्या बदलाव हुआ इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसमें हम उद्योग, कृषि, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इधर आप में देख रहे होंगे, यहाँ आपको रेलवे एक आप देख रहे हो जलमार्ग तक टच होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये रेल मार्ग वास्तव में स्थापित हुई, और हुई तो इनका क्या उद्देश्य रहा, सड़कें हुई तो क्या हुआ, इंडस्ट्री का क्या प्रयोग था, कच्चे माल को लेकर क्या थी, तमाम बिंदु आप वीडियो के अंत तक बने रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप यहाँ, मेरा मानना है कि जो स्वतंत्रता से पूर्व का ये टॉपिक है, इसको लेकर आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना प्रश्न बनते हैं, और वो प्रश्न किसी प्रकार से गलत होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। आगे हम बात करें, इस आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ने का हमारा मकसद ये रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को समझना, किस प्रकार की बेसिक स्थितियां क्या है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद का आर्थिक विकास को बताना। क्यों? क्योंकि जब हम इतिहास को जान पाएंगे, इतिहास को देखेंगे, हमारा किस प्रकार की भारतीय अर्थव्यवस्था थी और वर्तमान में क्या है, तभी हम अंतर कर पाएंगे। हमारा अर्थव्यवस्था क्यों, हम हमारे जीवन में भी ये देखें कि पहले का हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों की स्थिति को और वर्तमान स्थिति को हमें जानना चाहिए, और जो इतिहास को जानता है वो भविष्य की जितनी भी उतार चढ़ाव है उनको आसानी से समझ पाता है। साथ ही साथ वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आर्थिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। ये इस टॉपिक का हमारा उद्देश्य रहेगा। इसके बाद हम बात करें, जैसा कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको जाने, तो भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। किसी का कोई बाहरी जो भी राज्य है या बाहरी लोग हैं, उनका किसी प्रकार का भारत को लेकर हस्तक्षेप नहीं था। कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत था, लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कृषि से जुड़े हुए थे। साथ ही कई प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी विकसित थी। प्रमुख उद्योग के रूप में उस समय देखें तो सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, धातु उद्योग है, मणि रत्न शिल्प है, ये भी महत्वपूर्ण था। जब अंग्रेज आने से पहले भारत की वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होती थी और कलात्मक होती थी, के कारण विश्व में प्रसिद्ध थी। विश्व अंग्रेज आने से पहले भी बहुत ही अनेक देशों के साथ व्यापार होता था। ये भारत की अंग्रेज आने से पहले की स्थिति यहाँ है। फिर हम देखें, इसका एक और उदाहरण मिलता है। साथियों, ये जो भी टॉपिक हमने तैयार किया आज वीडियो के अंदर, जो भी मैटर है वो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप निश्चित रहिए, डेटा को लेकर जानकारी को लेकर कहीं भी ये नहीं होगा कि हम गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये होता भी है अक्सर। हम एग्जाम में प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न इस बात को लेकर गलत हो जाता है कि हमने गलत जानकारी पढ़ी है। इससे आप निश्चित रहिएगा। यहाँ एनसीईआरटी में भी इसका वर्णन मिला है। बंगाल का सूती उद्योग जो मलमल को लेकर प्रसिद्ध था, मलमल एक अत्यंत महीन सूती कपड़ा होता था। इसका प्रमुख क्षेत्र अगर हम देखें तो जो बंगाल है, बंगाल में जो ढाका है वहाँ है। विशेषताएं इसकी थी कि बहुत ही ये महीन और हल्का कपड़ा होता था, विश्व में ये प्रसिद्ध था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल और मलमल खास कहते थे, और वो कहते थे इसका प्रयोग अक्सर राज परिवारों के द्वारा किया जाता था। तो इतना महत्वपूर्ण था उस समय, इतनी कलात्मक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं उस समय भारत में थी अंग्रेजों से आने से पहले। आगे हम देखते हैं किस प्रकार स्थितियां बदलती है। अब यहाँ जो शब्द बार बार आ रहा है, उपनिवेशवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोलोनियलिज्म को देखें। क्या है इसका उपनिवेशवाद का अर्थ? उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें एक देश तो होता है, शासक देश होता है जिसका कंट्रोल होता है ना, वो रूलिंग कंट्री होती है। जैसा कि भारत को लेकर बात करें तो उस समय शासक देश था इंग्लैंड, ब्रिटेन। दूसरा देश होता है शासित देश, जो कॉलोनी होती है, जिस पर शासक देश का, रूलिंग कंट्री का उस पर अधिकार होता है। इसमें मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं को, फीचर्स की बात करें तो राजनीतिक नियंत्रण होता है। जो शासक देश होता है उसका शासित देश, शासक देश कौन हुआ? अगर भारत को लेकर बात करें तो अंग्रेज है, और शासित देश है भारत, उस पर राजनीतिक प्रभुत्व होता था। किसका? शासक देश का। इसका मतलब
भारत को लेकर बात करें तो इंग्लैंड का यह अधिकार था, आर्थिक नियंत्रण था, इकोनॉमिक कंट्रोल था। शासक देश अधीन देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णय लेते थे, जितने भी इकोनॉमी को लेकर किस प्रकार राजस्व तय होगा, किस कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण होगा, किन किन देशों के साथ व्यापार होगा, वो जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो उस रूलिंग कंट्री है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता था। संसाधनों का शोषण किया जाता था उनके द्वारा। अधीन देश के प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग है उस शासक देश के लाभ के लिए किया जाता था। कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशक देश को रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बना दिया जाता था। क्यों, जैसा जिस प्रकार अगर आगे हम जाकर चर्चा करेंगे कि भारत में रॉ मटेरियल तैयार किया जाता था और वो रॉ मटेरियल है वो कच्चा माल है इंग्लैंड जाता था, और इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री है वहाँ उस जो कच्चे माल के द्वारा निर्मित माल तैयार किया जाता था, और तैयार माल का बाजार वापस उसी को ही वहाँ से उसको तैयार माल को वापस उसी जो शासित देश है जो कॉलोनी कंट्री है वहाँ उसको बेचा जाता था। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसमें दो देश होते हैं। यहाँ हम देखें उपनिवेशवाद का परिणाम क्या हुआ उसकी यहाँ हम चर्चा करें तो पश्चिमी यूरोप का आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, ये पुर्तगाल, इनके आपने हिस्ट्री में चर्चाएं सुनी है, इनका अन्य देशों पर कंट्रोलिंग हुआ था। तो उस क्षेत्र का जो पश्चिमी यूरोप है यानी वो रूलिंग कंट्री के रूप में स्थापित हुए थे। विशेषकर हम इंग्लैंड की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें तो उनका आर्थिक विकास यहाँ बढ़ा। दूसरा हम देखें एशिया, जिसमें हमारा देश भी है, अफ्रीका, जो लैटिन अमेरिका के देशों में आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा है क्योंकि वहाँ उनका शोषण किया जाता था। तो ये आपको एक उपनिवेशवाद की जो समझ है वो यहाँ विकसित हुई है। क्योंकि आजकल आप देखिएगा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट आधारित होते हैं, प्रश्नों के अंदर प्रश्न होते हैं, इसलिए हमें बारीकी पढ़ना है। एक बार आप इस वीडियो को सुनिएगा, उसके पश्चात आप जो एनसीईआरटी है उसकी बुक को आप पढ़िएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा और प्रश्न गलत होने की संभावना नगण्य रहेगी। आगे हम इसमें बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ क्या थी, क्या जो अंग्रेज़ थे, जो इंग्लैंड देश था उसके द्वारा किस प्रकार की नीतियाँ थी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिएगा, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था भारत का आर्थिक विकास नहीं था, यानी किसी भी प्रकार से जो कॉलोनी कंट्री थी जहाँ उनका अधिकार था उसका कहीं कोई विकास करना उनका। दूसरा हम देखें बल्कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों को बढ़ाना था, क्योंकि इंग्लैंड उनका अधिकार था तो वो अपने हितों के लिए कार्य करते, जो भी काम किया जा रहा था। तो परिणाम यहाँ देखिएगा क्या बनते हैं कि भारत बना कच्चे माल का आपूर्ति करता, जो रॉ मटेरियल है वो भारत में तैयार किया जाता था और उस भारत में रॉ मटेरियल को इंग्लैंड ले जाया जाता था। तो ये आप यहाँ प्रश्न को ध्यान में देखिएगा, इस प्रकार से एक कंसेप्ट आधारित है कि भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता के रूप में बना। दूसरा देखिएगा, इंग्लैंड बना तैयार माल का उत्पादक, यानी वहाँ कच्चा माल ले जाया जाता था और उससे इंग्लैंड के द्वारा तैयार माल का उत्पादन किया जाता था। भारत बना तैयार माल का आयातक, और एक तरह से इम्पोर्ट किया जाता था कहाँ, भारत में, वहाँ से इंग्लैंड से जो तैयार माल होता था उसको भारत में बेचा जाता था। इस प्रकार भारत एक प्रकार से इंग्लैंड के बने तैयार माल का बाजार हो गया। तो दोहरा फायदा हुआ यहाँ इंग्लैंड को कि एक तो कच्चा माल यहाँ से प्राप्त हो रहा है और दूसरा उनके द्वारा जो निर्मित माल है, इंग्लैंड ने अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से वस्तुएं तो बनाई, लेकिन अगर वो वस्तुएं खरीदने वाले नहीं होंगे तो वो इंडस्ट्री में उनका प्रोडक्शन है वो बिकेगा नहीं। तो भारत उसका एक बाजार हो गया, वहाँ उसको बेचा जाने लग गया। फिर देखिएगा व्यापारिक पूंजी और औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय शोषण किया जाता था। औपनिवेशिक शोषण का प्रारंभ हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में औपनिवेशिक शोषण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंग्रेज व्यापार के नाम पर प्रत्यक्ष लूट करते थे। व्यापार के माध्यम से शोषण, कंपनी के एक एजेंट किसानों और व्यापारियों से जबरदस्ती कम कीमत पर माल खरीदते थे। उदाहरणतः वस्तु की कीमत का लगभग 1/4 ही देते थे, वही वस्तु कई गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। ये एक एग्जाम्पल मिलता है कि कीमत है वो ज़बरदस्ती जो कीमत का लगभग 1/4 ही 25% ही वो देते थे और उससे निर्मित वस्तु वो अधिक गुना बेचते थे। इसका जिक्र है वो बंगाल के नवाब की एक शिकायत है। बंगाल के नवाब ने अंग्रेज गवर्नर को शिकायत भेजी थी कि कंपनी के एजेंट किसानों को मारपीट कर कम कीमत पर माल छीन लेते थे, फिर उसी माल को बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। और इस प्रकार का वर्णन आप देखोगे तो जो लूट ऊपर की जा रही है जिसका वर्णन दिया गया है वो विलियम बोल्ट्स ने अपनी जो पुस्तक है कंस्ट्रक्शन ऑन इंडिया अफेयर्स
1772 में इसका जिक्र किया गया कि ये कि कंपनी यहाँ बंगाल के नवाब द्वारा इस प्रकार अंग्रेज गवर्नर को एक शिकायत दर्ज की गई थी। फिर देखिएगा, मालगुजारी द्वारा भी शोषण, जो लैंड रेवेन्यू प्राप्त की जाती थी उसके माध्यम से भी किसानों का शोषण किया जाता था। प्रमुख साधन था, विशेषताएं, किसानों से भारी कर वसूला जाता था। राजस्व के नाम पर जो टैक्स वसूला जाता था वो बहुत ही अधिक मात्रा में वसूला जाता था। ये राजस्व भारत में खर्च नहीं किया जाता था। हाँ, मान लीजिए सरकार को ये आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो आय को अगर सरकार जनता पर खर्च करे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये राजस्व जो भारत में खर्च नहीं किया जाता था, ये अधिकांश धन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। उदाहरण के रूप में केवल बंगाल से शासन के पहले 6 वर्षों में लगभग 40,37,000 पाउंड है वो इंग्लैंड भेजे गए। और कंपनी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के माध्यम से भी शोषण किया जाता था। कंपनी के अधिकारी भी शोषण में शामिल थे। एक तो राजस्व अधिक, मालगुजारी जो रेवेन्यू है वो अधिक प्राप्त किया जाता था। दूसरा, क्या अधिकारियों के द्वारा भी शोषण किया जाता था। उसका उदाहरण ये है कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आए थे तो उसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, और जब इंग्लैंड वापस गए तो अपने साथ लगभग 2.5 लाख पाउंड ले गए थे, और भारत में एक जागीर भी छोड़ गए थे जहां उनका अधिकार था, जहां उनको राजस्व प्राप्त होता था, जिससे उसे 27,000 पाउंड वार्षिक आय होती थी। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के द्वारा भी जो भ्रष्टाचार है उसके माध्यम से भी भारत की स्थिति गंभीर हुई। उसके बाद आप देखिएगा, ब्रिटिश संसद सदस्य का वर्णन है, स्टेटमेंट है, वो है विलियम फुलटन का ने भारत की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है कि बंगाल पहले समृद्ध था, गांव जनसंख्या और जनसंख्या उद्योगों से भरी हुई थी, लेकिन अंग्रेज शासन के कारण खेत बंजर हो गए, उद्योग इंडस्ट्री है वो नष्ट हो गई, किसान लूटे गए, बार बार अकाल आए और जनसंख्या कम हुई। इस प्रकार का एक ये स्टेटमेंट जो ब्रिटिश संसद के जो पार्लियामेंट है उसमें इस प्रकार से जो विलियम फुलटन है उनके द्वारा किया गया। तो ये कहीं ना कहीं उस स्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार भारत की स्थिति गंभीर हुई है। उसके बाद हम बात करें, राष्ट्रीय आय को लेकर आंकलन किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय का सही आंकलन नहीं किया गया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने निजी प्रयास किए हैं। प्रमुख आंकलनकर्ताओं के रूप में हम देखें तो दादा भाई नौरोजी, इनके अनुसार 1867-68 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। विलियम डिग्बी, फिडली सिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, इन तमाम लोगों ने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। इनमें डॉक्टर VKRV राव के अनुमान सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ दादा भाई नौरोजी है, उनको भी ध्यान में रखिएगा, आपके NCERT में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद देखें कि आंकड़ों के अभाव में ब्रिटिश भारत में गरीबी का आकार क्या था ये तय कर पाना कठिन है, क्योंकि हम यूँ देखें कि अंग्रेज़ों ने भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर कर दी, दयनीय कर दी, तो भारत में गरीबी बढ़ी। अब इसका मापन किस प्रकार से करें? प्राय इतिहासकारों ने आंकड़ों के अभाव में ब्रिटिश भारत के जो अधिकारियों द्वारा गरीबी के संबंध में लिखी गई इन जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इसी तरह के साहित्य में प्राय 2 पुस्तकों का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ एक है विलियम विल्सन हंटर ने, जो अपने समय का भारतीय सामाजिक तथा आर्थिक मामलों का प्रखंड विद्वान था। उसने इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया में लिखा था कि भारत की 4 करोड़ आबादी अपर्याप्त भोजन पर जीवन निर्वाह करती है। तो इसको, क्योंकि इस प्रकार की गरीबी को लेकर, आय के लेकर इस प्रकार के अंग्रेज सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। उन्हीं के द्वारा जो किताबें या जो भी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, उन्हीं को ही हम आधार मानते हुए ये जानकारी दें। इसी तरह हम देखें, चार्ल्स एलियट ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि मुझे ये कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि आदि खेतिहर जनता पूरे के पूरे वर्ष बीतने पर भी एक बार भी भरपेट भोजन नहीं कर पाती है। ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों जानकारी इस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है कि क्या भारत की उस समय स्थिति रही होगी। ये दोनों ही उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में व्यापक स्तर पर गरीबी एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में शशि थरूर ने दावा किया कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सा है वो 23% था, जो संपूर्ण यूरोप के हिस्से के बराबर था। 1700 में ये हिस्सा, जिसको 27% बताया गया है, जो संपूर्ण यूरोप के हिस्से के बराबर था। जब मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाने में केवल करों से आय ही 16 मिलियन पाउंड के बराबर प्राप्त होती थी।
जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तब भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में मात्र 3% रह गया था। तो ये बड़ा आंकड़ा है जो ये दर्शाता है कि किस प्रकार की स्थिति अंग्रेजों ने भारत को लेकर की है। थ्रूर के अनुसार इस कारण बहुत स्पष्ट है, भारत में राज्य ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए 200 वर्षों तक ब्रिटेन का विकास भारत की लूटमार के माध्यम से हुआ है। तो ये भी जानकारी मिलती है। अब साथियों, हम एक एक करके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सी जानकारी वीडियो के अंत तक रहेगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइक का इंतजार रहेगा। कमेंट पे आवश्यक रूप से कीजिएगा और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उन पर बात करेंगे। कृषि क्षेत्र को लेकर जो औपनिवेशिक काल में किस प्रकार की स्थिति थी उस पर बात करें तो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ये डेटा आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ब्रिटिश काल में भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। ये आपको ध्यान में, अधिकांश लोग हैं वो कृषि पर आधारित थे। लगभग 85% 85% जनसंख्या गाँवों में रहती थी। अधिकतर लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो कृषि पर निर्भर थे। ये कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास था। एक तरह से हम रुका हुआ विकास मान सकते हैं। क्यों? कृषि विकास की गति बहुत ही धीमी थी रही है। कई बार कृषि उत्पादन में गिरावट भी देखी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें, कृषि का विस्तार हुआ लेकिन कृषि उत्पादकता लगातार कम हुई है। अंग्रेज आने के बाद हो सकता है भारत की जो कृषि क्षेत्र है वो बढ़ा है, लेकिन उत्पादकता देखें, प्रति हेक्टर जो उत्पादन है उसमें गिरावट हुई है। यात्री फ्रांसो बर्नियर ने जो 17वीं शताब्दी में बंगाल का वर्णन किया, उनके अनुसार बंगाल की विशेषता थी ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। यहाँ से निर्यात होता था सूती व रेशमी वस्त्र का, चावल का, शक्कर का, मक्खन का और अन्य कृषि उत्पाद जैसे गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मछलियाँ। इनका भी सिंचाई व्यवस्था, गंगा नदी से निकलने वाली कई नहरों का जाल यहाँ था। ये नहरें सिंचाई और परिवहन दोनों के लिए उपयोगी था। तो इस प्रकार ये जो बर्नियर की एक जानकारी मिलती है किस प्रकार बंगाल का जो आसपास का क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र था, किस प्रकार से समृद्ध था। लेकिन अंग्रेज शासन के साल के कारण इस प्रकार की स्थिति हुई। राजस्व में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनके द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार और शोषण किया गया, उसके कारण स्थिति गंभीर हुई। निवेश और संसाधनों की कमी हुई, रिसोर्सेज की कमी हुई, इन्वेस्टमेंट की कमी हुई, क्योंकि बचता ही नहीं था उन किसानों के पास कुछ। वो इन्वेस्ट कहाँ से करें, कहाँ वो अपने संसाधन उपलब्ध कराएं। छोटे किसानों के पास पूंजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि अधिक उपज से अधिक अगर प्राप्त हुए तो ही तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना विकसित हो कि किस प्रकार से कृषि को आगे बढ़ाया जाए। इस कारण कृषि में निवेश बहुत ही कम हो गया था। इन्वेस्टमेंट एकदम शून्य के आसपास हो गया था। तकनीकी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम देखें किस प्रकार से पिछड़ा होता। कृषि की कम उत्पादकता के कारण निम्न तकनीक थी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था और उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता था। ये स्थिति उस समय की बनी। उसके बाद किसानों का शोषण, यानी जमींदारों का उद्देश्य केवल अधिक लगान वसूल था। आगे हम पढ़ेंगे इसमें जमींदारी किस प्रकार से उनका शोषण करते थे। किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई, इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ा। कृषि का व्यवसायीकरण, ये भी एक बिंदु आया था, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कृषि का व्यवसायीकरण, किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाना, यानी कहाँ जो खाद्य फसलें उत्पादित की जाती थी उसके स्थान पर नकदी फसलें, ऐसी फसलें जो इंडस्ट्री में उनका प्रयोग किया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कपास, जूट, नील, चाय, इन फसलों का उपयोग इंग्लैंड के उद्योगों के लिए होता था। वहाँ से कपास जाता था, उससे वस्त्र बनते थे, तो वो वस्त्र बनने के बाद भारत में वापस उनका निर्यात किया जाता था। परिणाम खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है, क्योंकि जो कपास उत्पादित करते थे, रॉ मटेरियल के रूप में उत्पादित करते थे, उनके लिए भी तो इंग्लैंड अधिक कीमत थोड़ी देते थे किसानों को। वो भी उनसे एक बहुत ही कम, जिसका हमने जिक्र किया कि वो उनको दबाव में डालकर 25%, 1/4 ही कीमत उनको देते थे। कृषि की समस्याओं पर बात करें तो भू व्यवस्था प्रणाली ब्रिटिश शासन में इस प्रकार की थी। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये 3 प्रकार की विशेषताएं थी। क्या है जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, उस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम जमींदारी व्यवस्था ने किसानों की स्थिति खराब की। जमींदारी व्यवस्था विशेषतः जमींदार लगान वसूलते थे, यानी किसानों और अंग्रेजों के बीच में एक मीडिएटर हो जाता था। वो मीडिएटर जो
किसानों से लगान वसूल करके प्राप्त करके वो किसानों को देता था, वो जमींदार कहलाता था। और इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहते थे। कृषि से होने वाली अधिकांश लाभ जमींदार ले लेते थे, किसानों के पास बहुत कम आय बचती थी। मान लीजिए एक किसान से 5 बोरी गेहूँ लेनी होती थी, तो वो अंग्रेज़ों ने उस जमींदार को ये तय कर दिया कि आप इस किसान से मुझे 5 बोरी गेहूँ लेकर देनी है, ये आपका काम इससे वसूल करना। अब वो जमींदार वो 5 बोरी है वो गेहूं की जो अंग्रेज़ों को दे देता था। अब नीचे वो अपने स्तर पर क्या करता था उसकी जानकारी अंग्रेज़ों को नहीं थी, वो उससे 7-8 अपनी मर्जी के आधार पर वो उनसे वसूल करता था। इस प्रकार दोहरा जो शोषण है वो जो भारत के किसान हैं उनके साथ होता था। सबसे पहले हम बात करें जमींदारी व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनके द्वारा 1793 में एक प्रश्न आया था शुरू में, ध्यान में रखिएगा। जमींदारी व्यवस्था स्थायी 1793 में स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसमें था। मुख्य विशेषताएं इसकी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है, सरकार और जमींदार के बीच एक समझौता होता था, एक बीच का व्यक्ति होता था जमींदार, जिसे लैंडलॉर्ड के रूप में उसे बना दिया जाता, उस जगह का उसको मालिक बना दिया जाता था। और वो जमींदार ही किसानों से जो है लगान वसूल करता था, और वो लगान सरकार को, यानी अंग्रेज़ सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसको उपलब्ध करवाता था। जमींदार किसानों से लगान वसूल कर सरकार को देते थे। यहाँ सरकार का मतलब है अंग्रेज सरकार, क्योंकि उस समय हम बात भी उसी औपनिवेशिक काल की कर रहे हैं। लगान की राशि स्थायी कर दी गई थी, एक स्थायी राशि है वो जमींदार को तय कर दी गई थी, और वो उन तक उपलब्ध करवाना। प्रभाव इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार, अंग्रेज़ों को तो कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने तो तय कर दिया कि मुझे इतना लगान आपको देना है। उसके बाद वो जमींदार उनके द्वारा शोषण करता था, किसानों का शोषण हुआ, किसानों पर अत्यधिक लगान हुआ, कृषि में निवेश नहीं हुआ, क्योंकि बचता ही नहीं था, इतना शोषण। कई बार तो ये होता था कि किसानों ने जितनी, मान लीजिए कि उनके 5 बोरी गेहूं की उपज हुई और जमींदार ने उनको 7 बोरी लगान लगाई, अब 2 बोरी तो वो उधार लेकर उनको उपलब्ध कराता था, तो कहाँ बचेगा, उनके खाने के लिए नहीं बचता था, कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करता था। किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार की स्थिति। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, इनका नाम आता है। मुख्य रूप से हम बात करें थॉमस मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी है, रेत का ये है लागू है मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, दक्षिण भारत में ये मुख्य रूप से थी। इसमें हम देखें, रेत का मतलब है किसान, सीधे किसान के साथ उसका कंट्रोलिंग होता था, सरकार का सीधा समझौता किसान से होता था। जहां हमने अभी बात की जमींदारी व्यवस्था की, तो उसमें किसान और जो अंग्रेज थे उनके बीच में एक व्यक्ति था जो जमींदार था, परंतु रेतवाड़ी में इस प्रकार से नहीं था, उसमें सीधा किसान के साथ समझौता तो था, बीच में कोई जमींदार नहीं था, किसान सीधे सरकार को कर देते थे। प्रभाव चाहे आप देखेंगे आगे, महलवाड़ी हो, रेतवाड़ी हो, जमींदारी हो, है ना, कहीं से कैसा भी स्थिति हो, वास्तव में शोषण तो किसान का ही होना था। प्रभाव इसका पड़ा, किसानों को भूमि का स्वामित्व तो मिला, लेकिन कर बहुत अधिक था, सूखा या फसल खराब होने पर भी कर देना पड़ता था, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर रही थी। इसके बाद एक और की चर्चा कर रहे हैं, महालवाड़ी व्यवस्था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1833। आसपास के क्षेत्र हम देखें तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ महालवाड़ी होता था। यहाँ इसके अलावा तीसरी स्थिति हो गई, यहाँ पूरे गांव को एक समूह बना दिया गया था, महाल यानी गांव, उसको पूरा समूह बना दिया गया था। रेत यानी मैंने किसान था रेतवाड़ी में, जमींदारी में बीच में जमींदार था, महालवाड़ी में पूरा गांव था, गांव एक इकाई के रूप में कार्य करता था, उस गांव को दिया जाता था, वो गांव लगान वसूल करके देता था। मुख्य विशेषता, राजस्व का निर्धारण गांव या महाल के आधार पर पूरा गांव मिलकर भुगतान करता था, गांव का मुखिया या जमींदार कर वसूलता था। आपने लगान फिल्म देखी होती, कहीं ना कहीं वो महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थी। प्रभाव इम्पैक्ट देखें तो गांव के मुखिया को प्रभुत्व बढ़ा, क्योंकि वो एक मुखिया होता था, उसमें भी इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पूरे गांव को तय करना पड़ता था, गांव के पर ही लगान की स्थिति होती थी। रेतवाड़ी में अलग अलग किसानों के साथ अलग अलग तय होता था, लेकिन महलवाड़ी में पूरे गांव के आधार पर किसानों पर कर का बोझ बना रहा, कृषि विकास में विशेष सुधार नहीं हुआ। तो 3 प्रकार की यहाँ हमने देखा, जमींदारी व्यवस्था, रेतवाड़ी और महलवाड़ी। अब हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, वहाँ किस प्रकार की स्थिति थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत मजबूत औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर पाया है। कहाँ से करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो सारी कहाँ चलेगी, इंग्लैंड में चलेगी, और फ़ायदा भी होता है, जहाँ इंडस्ट्री स्थापित होती है, जहाँ उद्योग स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र का विकास होता है। इंडस्ट्री आपके गांव में भी स्थापित हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ सड़कें बनेगी, रेलवे लाइन बिछेगी, और आसपास होटल, दुकान या विद्यालय, हॉस्पिटल ये खुलेंगे, लोग रहने लगेंगे, व्यापार होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही अंग्रेजी ने सोचा कि कच्चा माल,
हम कई बार दिमाग लगाते हैं, अंग्रेज़ यहाँ से कच्चा माल है वो इंग्लैंड ले गए, यहीं इंडस्ट्री स्थापित कर लेते। अगर यहाँ भारत में इंडस्ट्री स्थापित होती तो यहाँ सड़कें रेलवे लाइनें की बनती, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता, लेकिन ये तो चाहते ही नहीं थे। वो वहाँ के क्षेत्र का विकास चाहते थे। यहाँ से कच्चा माल ले गए, वहाँ की इंडस्ट्री में स्थापित हुई, वहाँ का क्षेत्र का विकास हुआ, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला और बाज़ार मिल गया भारत को, भारत का वहाँ से तैयार माल को बेचने के लिए भारत मिल गया। दोहरा फ़ायदा उठाया, कितना अधिक दिमाग लगाया। तो यहाँ हम देखें कि भारत की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाएँ धीरे धीरे नष्ट हो गई, इनके जगह आधुनिक उद्योग विकसित नहीं होने दिए हैं। जो मॉडर्न इंडस्ट्री आज देख रहे हैं वो स्थापित नहीं हुई थी उस समय। इस प्रकार प्रक्रिया को विऔद्योगिकरण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बनता है, विऔद्योगिकरण यानी यहाँ से कच्चा माल कहाँ ले गए, वो इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड से तैयार माल कहाँ विस्थापित कर रहे हैं, वो तैयार माल को कहाँ बेच रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं। विऔद्योगिकरण के कारण ब्रिटिश शासन के दो मुख्य उद्देश्य थे। यहाँ देखिएगा प्रश्न बनता है, कच्चे माल का निर्यातक भारत को बनाया गया, किसका, रॉ मटेरियल का। एक तरह से तो हम देखें कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात होती है निर्यात करना, लेकिन देखो भाई ये कर किसका रहे हैं, कच्चे माल का कर रहे हैं, और वो भी कम कीमतों पर, जिसकी जिक्र हमने पहले किया है कि किस प्रकार से वो कम कीमतों पर डरा धमका कर किस प्रकार से ले जाते थे, कपास जूट आदि इंग्लैंड बेचे जाते थे। और तैयार माल का बाजार, और वो कहाँ मिला इनको, भारत में मिला। भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार बनाया गया, इसे ब्रिटेन का औद्योगिक विकास हुआ। इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ की उसमें, जिसको औद्योगिक क्रांति के रूप में विश्व पटल में देखा गया। भारतीय शिल्प उद्योग का पतन हुआ, यहाँ जो पारंपरिक जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए, बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ गई, भारतीय बाजार में इंग्लैंड से आयात सस्ती उत्पाद आने। अब बात करें हम आधुनिक उद्योगों की शुरुआत, 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ आधुनिक उद्योग भी शुरू हुए। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग भारतीय उद्यमियों द्वारा भी स्थापित मुख्य क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ सूती वस्त्र को लेकर उद्योग आधुनिक रूप से जो इंडस्ट्री पर आधारित है वो उद्योग स्थापित किए। पटसन उद्योग भी स्थापित किया। ये विदेशियों द्वारा स्थापित मुख्य जो क्षेत्र है वो बंगाल है, तो ये मुख्य रूप से विदेशियों द्वारा, जबकि सूती वस्त्र है वो मुख्य रूप से भारतीयों के द्वारा। भारी उद्योगों का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखें लोहा और इस्पात उद्योग का भी यहाँ शुरू हुआ। प्रमुख घटना हम देखें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, इसका भी जिक्र किया जाता है प्रश्नों में, ध्यान में रखिएगा साथियों इसको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्योग की स्थिति देखें, आगे जाकर ये हुआ कि धीरे धीरे भारत में भी इंडस्ट्री स्थापित हुए। भारत के जो उद्यमी है वो धीरे धीरे भारत में भी इंडस्ट्री स्थापित करने लगे। कुछ नए उद्योग स्थापित हुए जिसमें चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कागज़ उद्योग है, लेकिन इनका विकास बहुत ही सीमित रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में इनका यहाँ विकास नहीं हुआ। औद्योगिक विकास की कमियां हम देखें तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूंजीगत उद्योगों का अभाव रहा। यहाँ उद्योग तो स्थापित करें लेकिन वहाँ उसमें मशीनें उपकरण बनाने वाले उद्योग विकसित नहीं हुए। इंडस्ट्री तो खोलना चाहते थे, है ना, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, सिलाई तो सब करना चाहते थे लेकिन उसके लिए सिलाई मशीन चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो इंडस्ट्री होती थी उसमें जो पूंजीगत उद्योग जो मशीनें उपकरण हैं वो वाले भारत में नहीं थे, इसके कारण ज़्यादा इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई। धीमी औद्योगिक वृद्धि रही, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर बहुत ही कम थी, जीडीपी में उसका कम योगदान था, यानी सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान बहुत ही कम रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका, वास्तव में सरकार की भूमिका होती है एक क्षेत्र के विकास के लिए। जो भी आधारभूत संरचना है, सड़क है, रेलवे है, पानी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सरकार करती है, लेकिन उस समय अंग्रेज सरकार थी, उन्हें भारत के विकास को कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने रेलवे लाइन वहीं बिछाई जहाँ से उसका माल बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सके। तो सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः सीमित रहा, रेलवे, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह, और वो भी वहाँ स्थापित किए गए जहाँ उनका फायदा हो, उनके माल है वो बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। विदेशी व्यापार किस प्रकार का था, हमने अब तक कृषि क्षेत्र की बात की, हमने औद्योगिक क्षेत्र की बात की। अब फॉरेन ट्रेड की बात करें तो औपनिवेशिक काल में भारत का व्यापारिक महत्व देखें तो प्राचीन काल से भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। जब अंग्रेज आने से पहले भारत, हमने पूर्व में भी चर्चा की किस प्रकार से भारत से अनेकों वस्तुएं अन्य देशों में जाती थी, इस प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती थी। ब्रिटिश शासन की व्यापार नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कारण उद्योग उत्पादन जो नीति है किस प्रकार की थी आपने देखा है, व्यापार की नीति देखा आपने, सीमा शुल्क की नीति है, इन नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना को ही बदल दिया। एकदम बिल्कुल स्थिति इतनी गंभीर कर दी व्यापार की अंग्रेजों ने। विदेशी व्यापार की हम संरचना देखें तो प्रमुख
भारत प्रमुख निर्यातक था। पुनः इस बात की जिक्र हुआ कि भारत से मुख्यतः कच्चा माल, पुनः इस बात की चर्चा हो रही है कि रॉ मटेरियल के रूप में निर्यातक को बना दिया है ना, जो जिसमें आप रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन, ये सब बाहर से निर्यात हो रहा था और जाकर इंग्लैंड के पास जाता था और इंग्लैंड उसको निर्मित माल के रूप में बेचता था। भारत के प्रमुख आयात के रूप में देखिए, भारत तैयार वस्तुएं जो वहाँ से, जो इंडस्ट्री से जो वस्तुएं बनकर आ रही है वो कहाँ आ रही है, भारत में आ रही है। सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, हल्की मशीन है। ऊपर देखिए, ऊपर तो रेशम, कपास वो जा रहा है, बन के क्या आ रहा है, वस्त्र आ रहे हैं। ये वस्तुएं मुख्यतः इंग्लैंड के कारखानों से बनी होती थी। इस प्रकार ये फॉरेन स्थिति थी। अंग्रेज़ों का व्यापार पर नियंत्रण, ब्रिटिश ने भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। व्यापार के मुख्य साझेदार के रूप में देखिए इंग्लैंड आधे से अधिक व्यापार। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो अंग्रेजी शासन के काल के कारण अधिकांश व्यापार किसके साथ होता था, इंग्लैंड के साथ। उसके अलावा चीन, श्रीलंका, ईरान है, इनके साथ भी होता था। आपने देखा होगा स्वेज नहर का प्रभाव। स्वेज नहर जब खुली तो यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग है वो छोटा हो गया। भारत के व्यापार ब्रिटिश नियंत्रण पर और मजबूत हो गया, ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं लगता है, सीधा हो गया। आप मैप के माध्यम से देखना स्वेज नहर कहाँ है और पहले किस प्रकार से जो व्यापार करने का जो मार्ग होता था वो किस प्रकार से चक्कर निकाल कर आना पड़ता था, अब सीधा हो गया। वो आप देखिएगा किस प्रकार से। निर्यात अधिशेष की बात करें, बाहर से निर्यात अधिशेष हो रहा है, लेकिन उसका प्रयोग क्या हुआ, बाहर से कच्चा माल अधिक हो रहा है, कच्चा माल वहाँ भी नुकसान है, निर्यात अधिशेष हो रहा है वहाँ भी नुकसान है। फ़ायदा तो हो रहा है, निर्यात अधिक है, लेकिन उसकी स्थिति हम देखेंगे उसका प्रयोग कहाँ कर रहा है। औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता देखें, निर्यात अधिशेष है, निर्यात अधिक है आयात से, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं मिला। निर्यात क्यों अधिक है, निर्यात इसलिए है अधिक है कि भारत से जो रॉ मटेरियल है वो अधिक जा रहा था, कच्चा माल जा रहा था, वो भी कम कीमतों पर। यहाँ भी नुकसान है। वैसे देखें तो निर्यात होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कच्चा माल के रूप में जा रहा है और साथ साथ उस निर्यात से जो पैसा आ रहा है उसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है। निर्यात अधिशेष का उपयोग, भारत के निर्यात अधिशेष का उपयोग किया गया है ब्रिटिश प्रशासन का खर्च, जो प्रशासन यहाँ लगा रखा है उस पर खर्च करते थे। अंग्रेज जो युद्ध करते थे उस पर खर्च करते थे। राजस्व मदों का भुगतान करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। इसे हम देखें कि भारत की संपदा का दोहन कहा जाता है। यहाँ भी एक प्रकार से उस पैसों का प्रयोग है वो भारत के विकास के लिए नहीं किया गया, अपने ही खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव हम देखें, देश में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कमी हो गई, अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल, इन सब की कमी हो गई। निर्यात अधिशेष के बावजूद सोना चांदी का प्रभाव भारत में नहीं बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार की ये स्थिति थी। अब हम जननांकी की परिस्थितियाँ देखें, किस प्रकार की भारत की साक्षरता थी, क्या जीवन प्रत्याशा थी, उन पर हम चर्चा करें। जनगणना की शुरुआत हम देखें, भारत में पहली संगठित जनगणना 1881 में हुई अव्यवस्थित तरीके से। इसके बाद हर 10 वर्ष में आप देखोगे जनगणना होने लगी। जनांकीय संक्रमण की बात करें तो भारत में जनसंख्या परिवर्तन को 2 चरणों में देखा जाता है। प्रथम चरण हम देखें समय 1921 से पहले का बाद, वहाँ हम देखें कि उच्च जन्म दर था, उच्च मृत्यु दर थी, दोनों अधिक थी। जन्म दर भी देखें और मृत्यु दर भी देखें, दोनों अधिक थी। यहाँ जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी। ये चरण यहाँ आप देखोगे इस समय 1921 के बाद का, जिससे भारत की जनसंख्या वृद्धि का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, ये 1921 को लेकर। साक्षरता की स्थिति देखें तो कुल साक्षरता 16% से भी कम थी। महिला साक्षरता की बात करें तो लगभग 7% थी। शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था। यहाँ से भी डेटा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। गरीबी की स्थिति देखें तो औपनिवेशिक काल में व्यापक गरीबी थी, जिसके हमने पूर्व में भी चर्चा की है। वैश्विक विश्वसनीय आंकड़ों की कमी थी, लेकिन स्पष्ट है कि गरीबी, कम शिक्षा, खराब स्वास्थ्य ने भारत की जनसंख्या स्थिति को बहुत ही खराब बना दिया था। हमने 2 विद्वानों की बात की थी, अंग्रेज अधिकारियों की, उन्होंने डेटा दिए थे। उसके बाद हम देखें यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखें तो जन स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही सीमित थी, जहाँ उपलब्ध थी वो भी अपर्याप्त थी। परिणाम ये हुआ कि संक्रामक रोग है, जैसे जल जनित रोग है, वायु जनित रोग है, इनसे भारी जन हानि होती थी। मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो सकल मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी और शिशु मृत्यु दर भी अधिक थी। औपनिवेशिक काल में 218 प्रति हजार ये थी औपनिवेशिक काल में शिशु मृत्यु दर। वर्तमान में हम बात करें लगभग 33 प्रति हजार है, तो हम देखें कितनी अधिक थी। उस समय 218 बच्चे हैं प्रति हजार, जो औपनिवेशिक काल की स्थिति। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो औपनिवेशिक काल में लगभग 32 वर्ष थी, अब वर्तमान में लगभग 69 वर्ष है। तो ये भी आप देखिएगा कितनी कम थी उस समय। ये सभी स्थितियाँ ये बताती है कि भारत में की स्थिति और अंग्रेजी शासन काल में किस प्रकार थी। व्यावसायिक संरचना की बात करें, किस प्रकार से कौन से लोग कितने कितने कार्यों में लगे हुए थे। व्यावसायिक संरचना का अर्थ है अर्थव्यवस्था में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किस प्रकार से था, क्योंकि आपको पता है कि 3
तीन प्रकार से क्षेत्र में बांटा गया है। कृषि क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। इनमें किस प्रकार का वितरण है, तो कृषि क्षेत्र की बात करें तो 70 से 75% जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये डेटा आप ध्यान में रखना। लगभग 3/4 75% है वो कृषि क्षेत्र में। विनिर्माण की बात करें तो लगभग 10% है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 15 से 20% लोग। इससे स्पष्ट है कि भारत यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है। तो ये संरचना में परिवर्तन का अभाव रहा, क्योंकि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक संरचना में बहुत कम परिवर्तन हुआ। अधिकांश जनसंख्या कृषि में पर ही निर्भर है। क्यों, हमने पूर्व में भी इस बात की देखा कि सारी इंडस्ट्री वगैरह तो इंग्लैंड में स्थापित हुई है, तो इनमें औपनिवेशिक काल में ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहा। पहले भी कृषि प्रधान था और अब भी कृषि प्रधान रहा है। क्षेत्रीय विषमताओं की बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संरचनाएं अलग अलग थी। हम देखें कि यहाँ क्षेत्र के रूप में है वो भी किस प्रकार से असमानताएं थी। जहाँ कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, इन क्षेत्रों में उद्योग और सेवाओं का विकास हो रहा है। जैसे हम मद्रास की बात करें, जो मद्रास प्रेसिडेंसी जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मुंबई क्षेत्र है, बंगाल का कुछ क्षेत्र, यहाँ भी निर्माण और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ से ये एक प्रकार से अंग्रेजों के व्यापारिक रूप से ये समर्थ था। और जहाँ दूसरा हम देखें, जहाँ कृषि पर निर्भरता बढ़ रही थी, इन क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ा। जैसे पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, इन क्षेत्रों की बात करें, इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। एक इंडस्ट्री थी वहाँ तो वो क्षेत्रीय स्थितियाँ अच्छी रही, लेकिन जहाँ कृषि को लेकर क्षेत्र थे वहाँ स्थिति कमजोर रही। तो औपनिवेशिक काल की व्यावसायिक संरचना मुख्यतः विशेषताएं हम देखें, कृषि पर अधिक निर्भरता इनसे देखने को मिल रही है कि कृषि पर ज़्यादा निर्भर थे। उद्योगों में कम रोजगार था, सेवा क्षेत्र का सीमित विकास था और क्षेत्रीय विषमताएं। अब आधारिक संरचना की हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, औपनिवेशिक आधारिक संरचना का विकास हम देखें तो औपनिवेशिक काल में कुछ आधारिक संरचनाओं का विकास हुआ। रेलवे का, सड़क का, परिवहन का, बंदरगाह का, जल परिवहन का, डाक एवं तार सेवाओं का। लेकिन इनका उद्देश्य भारतीय जनताओं का विकास नहीं था, भारतीय लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति था। सड़कों का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन से पहले की जो सड़कें थी वो आधुनिक परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई सड़कें हैं वो मुख्यतः सेनाओं का आवागमन और कच्चे माल को बंदरगाहों तक, रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए किया गया था। ये देखिएगा, अपने फायदे के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने सड़कें बनाई। समस्या ये रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं थी उस समय, सभी मौसम में चलने योग्य सड़कें का अभाव था। वर्षा में परिवहन लगभग ठप हो जाता था। इससे अकाल, प्राकृतिक आपदाओं में ग्रामीण जीवन बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि वहाँ तक अगर अकाल पड़ गया तो ग्रामीण क्षेत्र तक जो मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा, वो पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता था। रेलवे परिवहन की बात करें तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1850 के दशक में हुई। रेलवे का प्रभाव, लंबी दूरी की यात्रा आसान हुई, भू क्षेत्रीय सांस्कृतिक दूरियां कम हुई, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि उत्पाद बाजारों तक आसानी से पहुंचने लग गया था, क्योंकि रेलवे के माध्यम से जो कृषि उत्पाद थे उनको बाजार तक पहुंचाना गया, बंदरगाहों तक पहुंचाया गया, एक दूसरे से जोड़ने का एकदम माध्यम बना। लेकिन नकारात्मक प्रभाव इसके ये पड़ा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता कम हुई, निर्यात बढ़ा लेकिन लाभ भारत को नहीं मिला है। तो जो आधारभूत संरचना है उसको लेकर हम बात करें, जल परिवहन की बात करें तो औपनिवेशिक शासन में आंतरिक जलमार्ग विकसित करने का प्रयास किया गया। जैसे हम बात करें उड़ीसा तटवर्ती नहर, लेकिन रेलवे मार्ग का ज़्यादा विकास हुआ, उसके कारण ये अलाभकारी हो गई, ज़्यादा इसका यूज नहीं रहा। डाक तार सेवाओं का देखें तो तार व्यवस्था उस समय थी, टेलीग्राम सिस्टम था उस समय। मुख्य उद्देश्य ये था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, अपने जो भी जानकारी है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। डाक सेवा भी उस समय थी, पोस्टल सर्विस भी थी, जनता के लिए उपयोगी थी लेकिन पर्याप्त नहीं थी। जो आधारिक संरचना की विशेषताएं हम देखें तो इन सभी जानकारी इस प्रकार से हम देखें, इनको विकास का उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक हित था। जितने भी जो आधारिक संरचना थी उससे ये है कि वो जनता के लिए नहीं था, वो अपने आर्थिक विकास के लिए था। ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई और परिवहन व्यवस्था मुख्यतः निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए विकसित की गई। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो औपनिवेशिक काल है, अंग्रेजों के समय भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उनको लेकर हमने चर्चा की है। ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए वे ये जो वीडियो है वो एनसीईआरटी के सपोर्ट के माध्यम से बनाया गया है। आपको वीडियो किस प्रकार का लगा उसकी कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा, और आप नए टॉपिक किस पर पढ़ना चाहते हैं उस पर भी आप दर्ज कीजिएगा। आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज की बस इतना ही।